आइए शुरू करते हैं शरीर में गति, बॉडी मूवमेंट्स का दूसरा भाग। पहले भाग के अंदर हमने पढ़ा था शरीर के अंदर जॉइंट्स के बारे में, यानी कि संधियों के बारे में। संधियाँ अपने शरीर को गति यानी कि मूवमेंट प्रदान करती है। बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं केवल उन जॉइंट्स के कारण। आइए अब हम शुरू करते हैं ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव कंकाल। आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसके अंदर मानव कंकाल है। हर एक एंगल से आपको ये कंकाल दिखाया गया है। तो आपको देखकर ही पहली बात ये आनी चाहिए कि इतनी सारी हड्डियों की, इतने ऐसे कंकाल की अपने को ज़रूरत क्या है, क्यों चाहिए हमें? तो इसका आंसर भी आप बता पाएंगे। ज़रा सोचिए। बिल्कुल सही, शरीर को आकार प्रदान करने के लिए। हम जैसे दिखते हैं वो निर्भर करता है कंकाल के ऊपर। जैसा हमारा कंकाल है लगभग हम वैसे ही दिखते हैं। दूसरा, पहला क्या हो गया? शरीर को आकार प्रदान करना। दूसरा, शरीर को मजबूती देना। अपने शरीर के अंदर जो मजबूती आती है, जो हम खड़े रह सकते हैं या भाग सकते हैं, वो किसके कारण आती है? ह्यूमन स्केलेटन के कारण, इन हड्डियों के कारण। और इन हड्डियों को जब हम ऐसे एक साथ जोड़कर रखते हैं तो ये कंकाल बनता है। हम जोड़कर नहीं रखते हैं, ये तो नेचर ने हमें ऐसा बनाया है। उसके बाद तीसरा काम आता है मूवमेंट का, जो हम पढ़ चुके हैं। जो हम मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चीज़ों को पकड़ सकते हैं, वो सब किसके कारण है? ह्यूमन स्केलेटन के कारण ही है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण भागों को, मानव कंकाल के महत्वपूर्ण भागों को हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। बोन्स ऑफ द हैंड यानी कि हाथ की अस्थियां। जो आप अपने सामने पिक्चर देख रहे हैं वो आपके हाथ की अस्थियां हैं। आपके हाथ के अंदर, हाथ मतलब हथेली के अंदर ऐसी संरचनाएं हैं। जो हाथ है वो इतनी सारी हड्डियों से मिलकर बना है। इसी कारण आप अपने हाथ को मोड़ कर देखिए, मुट्ठी बनाइए, देखिए आपकी जो फिंगर्स है, जो उंगलियां हैं, वो कितनी जगह से मुड़ जाती है। इसी कारण मुड़ जाती है क्योंकि उंगलियां कोई एक हड्डी नहीं है बल्कि कई हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। आप जितने जॉइंट्स हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से जॉइंट्स है। इसी कारण आपकी जो हथेली है वो इतनी लचीली होती है। आप थोड़ा सा दबाकर, हाथ को दबाकर इन इन अस्थियों को आप महसूस कर सकते हैं। तो देखिए और जानिए कि आपके हाथ के अंदर कितनी हड्डियां हैं। आप खुद भी गिनती कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है द रिब केज यानी कि पसली पिंजर। इसको देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ पर होता है। बिल्कुल सही सोचा है आपने। आपके वक्ष यानी कि चेस्ट के अंदर ये होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि चेस्ट बनी ही इससे होती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं ये आगे से शुरू होता है, पीछे जाकर जुड़ जाता है। एक पिंजरे जैसा है ये। पीछे जहां जुड़ता है, जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, वो है मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। दूसरी जो पिक्चर है यहाँ पर देखिए, पीछे खाली जगह छोड़ी हुई है, वहां पर अपना मेरुदंड होता है जिससे ये जुड़ा हुआ होता है, और आगे जुड़ा हुआ होता है ये आपस में ऐसे। इसे बोलते हैं द रिब केज और पसली पिंजर। ये अपने शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करता है। कौन से अंग? देखिए, ये जो आपको भी दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपको जो बड़े बड़े अंग दिखाई दे रहे हैं वो है फेफड़े। तो सबसे ऊपर फेफड़े होते हैं, उसके नीचे हृदय है यानी कि दिल है, लीवर है, बहुत सारे अंग है जो अपने अंदर ये रखता है, उनकी सुरक्षा करता है। क्योंकि अगर कोई आपको आपके चेस्ट पर कोई मारे तो सबसे पहले वो चोट रिब केज को लगेगी और आपके जो महत्वपूर्ण अंग है वो दुर्घटना से या खराब होने से बच जाएंगे। तो ये हो गया रिब केज। आइए आगे चल। आगे है द बैकबोन, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। पहली पिक्चर देखिए, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड इसे बोलते हैं। देखते ही आपको लगेगा इतनी सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर ये बना हुआ है। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर ये एक सीधा डंडा होता, एक ही हड्डी होती जैसी अपने पैरों या हाथों के अंदर होती है, तो हम मुड़ नहीं पाते, हम इधर उधर घूम नहीं पाते। क्योंकि मेरुदंड छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है, बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना है, इसी कारण हम मुड़ पाते हैं। आप देखना चाहेंगे, आप अपने छोटे भाई या बहन को बोलिए कि वो खड़े हो जाएं और फिर झुकें। ऐसे झुकें कि कमर मुड़ जाए, घुटने नहीं मोड़ने हैं, और अपना जो पाँव का अंगूठा है उसे छूने का प्रयत्न करें।
फिर आप उनकी कमर में बिल्कुल बीच में हाथों से महसूस कीजिए इन अलग अलग अस्थियों को। आप महसूस कर पाएंगे कितनी सारी अस्थियां हैं, सारी की सारी मुड़ जाती है। इन्हीं अस्थियों को अगर आपने कभी सुना हो कि उसकी तो डिस्क हिल गई, कमर में कई बार दर्द होता है तो डॉक्टर कहता है आपकी तो डिस्क हिल गई, ये छोटी छोटी हड्डियां ही डिस्क होती हैं जो अपनी जगह से हिल जाती है। ये एक के ऊपर एक रखी हुई है, ना कि आपस में ये जुड़ी हुई है। तो बहुत आसानी से कमर में कभी झटका लगता है तो अपनी जगह से ये इधर या उधर हो सकती है, जिसके कारण कमर में दर्द होता है। उसके बाद दूसरी जो पिक्चर है बीच वाली आपको, उसके अंदर हरे रंग का जो मेरुदंड आपको दिखाई दे रहा है, यह वह जगह है जहां से पसली पिंजर मेरुदंड से जुड़ा होता है। तो हमने जाना मेरुदंड के बारे में, आइए आगे बढ़ते हैं। बताती है कंधे की शोल्डर बोन्स, ये आपके कंधे की अस्थियां हैं। कंधे के अंदर कौन सा जोड़ था आपको याद है क्या? संधि कौन सी थी? कंदुकखलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसे ही बॉल और सॉकेट ज्वाइंट हैं। और मैंने आपको हाथ की मूवमेंट भी दिखाई थी। जो ये बड़ी सी एक अस्थि देख रहे हैं आप दूसरी पिक्चर के अंदर, ये आपके कंधे के पीछे है। आपकी पीठ में जो दो गर्दन के नीचे दो उभरी हुई हड्डियां दिखाई देती हैं, ये वो वाली हड्डियां हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो अस्थियां आपको दिखाई दे रही हैं, इनको श्रोणीय अस्थियां यानी कि पेल्विक बोन्स बोलते हैं। ये मेरुदंड के नीचे और जो पैरों की हड्डियां हैं उनके बीच में होती है। जब हम बैठते हैं किसी चेयर के ऊपर, जब हम बैठते हैं तो जिन हड्डियों के सहारे हम बैठे होते हैं वो ये वाली हड्डियां होती है। इन्हें हम पेल्विक बोन्स या श्रोणीय अस्थियां बोलते हैं। ये आपने बहुत देखी होगी, कई मूवीज में देखा होगा, तांत्रिक तंत्र विद्या करते हैं तो इसी के ऊपर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अपने शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन सा है? जी हाँ, ब्रेन यानी कि दिमाग। उसकी रक्षा करने के लिए ये बनी है मानव खोपड़ी। अपने फेस को या अपने मुंह को जो आकार प्रदान करती है वो है दस्कल। आप देखिए ये कितने सारे जोड़ से मिलकर बनी है। इसके अंदर अपना दिमाग सुरक्षित रहता है, आंखों को जगह मिलती है इसके अंदर, दांत यहाँ पर होते हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो मानव खोपड़ी करते हैं और बहुत मजबूत होती है। ऐसा नहीं है कि ये कमजोर है। अपने दिमाग जो सबसे जरूरी काम है, सबसे जरूरी अंग है और सबसे जरूरी काम को करता है, उसे सुरक्षा देती है मानव खोपड़ी। अब थोड़ी सी बात करते हैं उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की। कुछ हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती। जो हमने अब तक अस्थियां देखी है, श्रोणीय अस्थियां देखी, कंधे की अस्थियां देखी, मानव खोपड़ी देखी, वो बहुत मजबूत थी। अब आप अपने कान को देखिए, क्या कान के अंदर कोई हड्डी है, कोई अस्थि है क्या? कोई आपको बोन जैसी चीज दिखाई देती है? तो आप देखेंगे कि कान सारा मुड़ सकता है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। कर्णपाली या ईयर लोब जिसे बोलते हैं, उसे आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। सबसे नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर जो लेडीज हैं, आपकी मम्मी, आपकी चाची बाली डालती है, ईयर पियर्सिंग जहाँ पे होती है, वहां पर आप देखेंगे, उसे पकड़िए। देखिए वो बहुत ज्यादा नर्म है और उससे थोड़ा ऊपर कान थोड़ा सख्त हो जाता है, तो वो उपास्थि है, कार्टिलेज है। एक ऐसी अस्थि जो कि अस्थि जितनी मजबूत, सख्त, कठोर नहीं होती, फिर भी वो एक अस्थि है। ऐसी अस्थि को हम उपास्थि बोलते हैं। कार्टिलेज एक तो अपने कान के अंदर होती है, बाकी कुछ जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कार्टिलेज मिलती है, जैसे नी के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं। इतनी सारी अस्थियों को पढ़ने के बाद अब हम थोड़ा सा जानते हैं पेशी यानी कि मसल के बारे में। आप ये वीडियो देखिए। पेशियों का काम होता है मूवमेंट के लिए। अगर आप अपना हाथ ऊपर उठा रहे हैं, आपने सुना बॉडी बिल्डर्स जब बॉडी बनाते हैं तो बाइसेप्स दिखाते हैं, आपने सुना भी होगा बॉडी दिखाओ बॉडी। तो जैसे ही आप अपना हाथ मोड़ते हैं, अंगूठा आप अपने कंधे को लगाते हैं, तो बीच में से आपकी कुछ मांसपेशियां उभर जाती हैं, वो पेशी ही होती हैं, मसल्स होती हैं। किसी हाथ को उठाने के लिए दो पेशियों का एक जोड़ा काम करता है। एक पेशी जब मुड़ती है तो वो हाथ को अपनी ओर खींचती है, दूसरी पेशी लंबी हो जाती है, एक पेशी छोटी हो जाती है। और जब हम हाथ को खोलते हैं तो दूसरी पेशी छोटी हो जाती है
और जो पहली पेशी छोटी हुई थी वो दोबारा लंबी हो जाती है। तो ऐसे ही पेशियों के संकुचन और विस्तारण से ही हमारी मूवमेंट्स पॉसिबल है। तो जब हम इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा जो वीडियो हमने चलाया था, फिर भी आप महसूस करके देखिए, जब आप अपने हाथ को मोड़ते हैं तो ऊपर वाले जो कलाई है उसको एक पेशी खींचती है, उसके अंदर संकुचन होता है जिसके कारण हम हाथ ऊपर उठा पाते हैं। तो ये था पेशियों के बारे में। अब हम बात करते हैं केट ऑफ एनिमल्स यानी कि जंतुओं की चाल के बारे में। अब तक हमने पढ़ा था मनुष्य की हड्डियां, मनुष्य के संधियां और उनका मूवमेंट्स। हम बात करेंगे केंचुआ यानी कि अर्थवर्म, घोंघा यानी कि स्नेल, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, पक्षियों के बारे में, फिश के बारे में और सांप के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे कि इनका गमन कैसे होता है। आपके सामने जो भी वीडियो है उसके अंदर अर्थवर्म यानी कि केंचुआ है। केंचुआ कैसे चलता है? केंचुए के शरीर में अस्थियां यानी कि हड्डियां नहीं होती है। केंचुए का शरीर बल्य यानी कि छल्लों से बना होता है। गोल गोल आपको छल्ले दिखाई भी दे रहे होंगे। जब केंचुए के चलना होता है, केंचुए जब चलना चाहता है तो वो क्या करता है, अपने शरीर को सिकोड़ लेता है। ये छल्ले फैल सकते हैं या पास भी आ सकते हैं। इसके शरीर की मांसपेशियां ऐसी होती है कि वो इकट्ठी भी हो सकती है और फैल भी सकती हैं। तो मान लो जब आगे बढ़ना होता है, जो पीछे वाला भाग है उसको भूमि में जकड़कर केंचुआ फैल जाता है, लंबा हो जाता है। फिर आगे वाले भाग को भूमि में जकड़कर सिकुड़ जाता है ताकि पीछे वाला भाग आगे आ जाए। इसी प्रकार केंचुआ चलता रहता है। जब केंचुआ चलता है तो यह मिट्टी को खाता है और मिट्टी खाकर एक पदार्थ छोड़ता है जो कि बहुत उपजाऊ होता है। इसी कारण केंचुए पाले जाते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। वर्मी कंपोस्टिंग हम शायद पढ़ चुके हैं, तो वो केंचुए द्वारा ही बनाई जाती है। अब जो वीडियो आपके सामने चल रही है वो एक स्नेल की है, जिसे हम घोंघा भी बोलते हैं। घोंघे के अंदर अस्थियां नहीं होती, इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम शेल कहते हैं और यही इसका कंकाल है और यह अस्थियों का नहीं बना होता, यह एक ही संरचना है। दूसरी बात, घोंघा इसके अंदर से निकलता है, चलने के लिए इसमें इसके अंदर मांसपेशियां होती है। देखिए मैंने आपको इसके लिए एक शीशे की प्लेट पे रखा है और उसके नीचे से हम इसको देख रहे हैं। जब हम नीचे से देखते हैं तो आपको इसका लहरों की तरह चलते हुए पैर दिखाई देते होंगे जो शरीर के अंदर ही इसको केंचुए की तरह आगे रेंगने में सहायता करते हैं। तो ये अपने अंदर वाले मांसपेशियों की सहायता से चलता है। अभी जो आप चित्र देख रहे हैं, पिक्चर है तिलचट्टे की यानी कि कॉकरोच। और कॉकरोच ऐसा जीव जो दीवार पर भी चढ़ता है, जमीन पर भी चलता है, उड़ भी लेता है और हर जगह हमें परेशान करता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। इसका जो शरीर है एक कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है यानी कि आउटर स्केलेटन होता है इसके अंदर, और बाह्य कंकाल अलग अलग संधियों द्वारा जुड़ा होता है जिसके कारण संधियां भी किसके साथ, मांसपेशियों के साथ। और इसके अंदर 3 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब 6 पैर होते हैं। अलग अलग संधियों के कारण, अलग अलग मांसपेशियों के कारण जुड़े होने के कारण इसकी गति संभव हो पाती है। और इसकी जो ब्रेस्ट है उससे आगे के 2 पैर और 2 पंख जुड़े होते हैं जो इसको चलने में और उड़ने में सहायता करते हैं। अब जो आपको कंकाल दिखाई दे रहा है वो है बर्ड का यानी कि पक्षियों का। कुछ पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर भी चलते हैं, बतख जैसे या हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी उड़ इसलिए पाते हैं क्योंकि जो उनकी अस्थियां होती हैं उसमें हवा के लिए जगह होती है, जिस कारण उनकी अस्थियां बहुत हल्की होती है परंतु मजबूत होती हैं। उनके जो पिछले पैर हैं उनकी अस्थियां चलने के लिए, बैठने के लिए अनुकूलित होती है। जो आगे वाले पैर थे वो रूपांतरित हो गए हैं और उन्होंने पंख का रूप ले लिया है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। जो वक्ष की अस्थियां हैं यानी कि ब्रेस्ट की जो बोन्स हैं वो उड़ने वाली पेशियों को जकड़ कर रखती है, तो पंखों को ऊपर नीचे करने में बहुत सहायक होती है, जिस कारण पक्षी उड़ पाते हैं। ये आपके सामने एक स्ट्रीमलाइन शेप है जिसे धारा रेखीय आकृति कहते हैं। जो नीले रंग की आकृति है ऐसी आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। ऐसी आकृतियां बहुत आसान कर देती है आपका पानी में चलना और हवा में चलना। ऐसी आकृतियां अगर आपने देखे होंगे तो जो एरोप्लेन है उनके जो पंख होते हैं वो भी इसी आकृति के बनाए जाते हैं। ऐसी आकृतियां आपने कहाँ देखी होगी? बिल्कुल सही सोचा आपने। आकृतियां होती हैं
मछली की यानी कि फिश की। तो मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, इस कारण वह पानी में बहुत आसानी से तैर पाती है। मछली का जो शरीर है, जो कंकाल है, वो दृढ़ पेशियों से, मजबूत पेशियों से ढका हुआ होता है, और जो तैरने की प्रक्रिया है, आगे का शरीर एक दिशा में जाता है और पूंछ दूसरी दिशा में जाती है, जिसके कारण वो आगे बढ़ पाती है। मछली के शरीर पर पंख भी होते हैं, जो दिशा निर्धारण करने के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो इन पंखों की तरह ही जो विशेष गोताखोर जाते हैं पानी के अंदर, उनके जूतों में भी ऐसे ही फ्लिपर होते हैं जो कि उनको आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। अभी हम बात करेंगे सांप यानी कि स्नेक के चलने की। स्नेक जब चलता है तो वो बहुत सारे वल्य यानी कि लूप बनाता है, ऐसे मुड़ता है, और हर एक जो लूप है, हर एक जो वल्य है, वो उसको आगे धक्का देता है। ये बहुत तेजी से चल सकता है, लेकिन सरल रेखा में नहीं चल सकता, इसको ऐसे मुड़ मुड़ कर ही चलना पड़ता है, और हर एक मोड़ इसको बाकी शरीर को आगे धक्का देता है। अब जो सांप का शरीर है, सांप के अंदर जो मेरुदंड है यानी कि जो बैकबोन है, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। शरीर के अंदर जो पेशियां हैं वो बहुत पतली होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं, और सारी की सारी पेशियां, चाहे वो कितनी भी दूर हों, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। वो पेशियां मेरुदंड, पसलियों और त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती है। और सांप का जो शरीर है अनेक वल्य यानी कि चक्रों में मुड़ा हुआ होता है, और हर एक वल्य उस शरीर को आगे की ओर धकेलता है। तो हमने बात की विभिन्न जंतुओं की अस्थियों के बारे में, पेशियों के बारे में और उनकी गति के बारे में। तो अब बात है मूल्यांकन की। आपके सामने मूल्यांकन आएंगे, आप अपनी नोटबुक में उनको कीजिए। कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।